अगर मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका सब्जेक्ट ही आपका वीक है या फिर आपका कॉन्सेप्ट आपका वीक है, स्कूल्स लाइफ में अगर आपका साइंस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका है और आपका 12th बोर्ड में भी आपका साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न जो होता है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जेई का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीए का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखिए एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आता है, और एमसीक्यू में क्या होता है कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी रहता है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट वाइज भी रहता है और बहुत सारा आपका हॉट्स क्वेश्चन भी रहता है। तो जो भी जितना भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर आपका 10th बोर्ड का हो या 12th बोर्ड का हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का कॉलेज का हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। अगर मान लीजिए अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो फिर आप जो भी एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं आपको कैसे पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है। उसी तरह देखिए सिलेबस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप 10th बोर्ड में है, ठीक है, और 10th बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारा आपका सब्जेक्ट भी रहता है, जैसे कि साइंस हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब बात होता है कि कौन सा चैप्टर आपका आने वाला है और किस सब्जेक्ट में कौन सा लेसन आने वाला है, उसको कहता है सिलेबस। तो इसीलिए हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। तो आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए हैं या फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपका एक सिलेबस बनता है। तो जैसे कि हर एंट्रेंस एग्जाम का अलग अलग सब्जेक्ट का भी रहता है, अलग अलग सिलेबस भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नीट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो सिलेबस आपका होता है, जैसे कि उसका सब्जेक्ट जो होता है आपका नीट में आपका मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपका बायोलॉजी कंपलसरी है। और एक जैसे एग्जांपल आपका जेई का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जेई में क्या जाता है कि जैसे फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। और देखिए हर एंट्रेंस एग्जाम का अलग अलग आपका स्किल्स होता है, आपका कॉन्सेप्ट रहता है, फिर आपका एक सिलेबस रहता है। तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आपको जेई का एग्जाम आपको देना होगा। अगर आप मान लीजिए आप मेडिकल के लाइन में आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको मतलब नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब देखिए हर एंट्रेंस एग्जाम का अलग अलग आपका सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अगर आप मान लीजिए मेडिकल के एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपका हो गया बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आप नीट के एग्जाम तैयारी आप कैसे करेंगे और जो जेई एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या सीए का एग्जाम जो भी होता है उसका आप तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हर चीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आप 10th बोर्ड अगर आप ठीक से आप पढ़े नहीं है या फिर आप 11th नहीं पढ़े या 12th आप नहीं पढ़े तो फिर नीट का जो एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो मतलब 10 बोर्ड से भी रहता है, आपका 11th का भी रहता है, 12th बोर्ड का भी रहता है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है आपको उसको क्लियर करना होगा। मतलब कि जो भी आपका बेसिक जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका क्लास 10th में आपका साइंस हो गया, फिर क्लास 12th में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो या फिर आप मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, और फिर जैसे कि मान लीजिए आप सीए का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपका कॉमर्स लाइन में आपका चल जाता है। तो उसी तरह जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि जेई में आपका फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको जो सिलेबस है फिजिक्स का क्या है, फिर आपका केमिस्ट्री का क्या है, फिर आपका मैथमेटिक्स का क्या है। जैसे कि और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स का अगर आप मतलब फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपका 10th बोर्ड का जो आपका जो सब्जेक्ट रहता है आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए, और आपका 11th का भी अच्छा क्लियर होना चाहिए, आपका 12th का भी अच्छा क्लियर होना चाहिए, फिर आपका 9th का भी कुछ कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए ये जो क्लास का जो सब्जेक्ट है वो आपका बेसिक चैप्टर होता है। अगर मान लीजिए अगर बेसिक चैप्टर आपको ठीक से आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप 11th ठीक से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे या फिर आप 12th आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ भी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो आपका डिपेंड करता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पर, और आपका बेसिक जो चैप्टर है सब्जेक्ट का आपको उसमें आपका फॉलो अप करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और आपको सिलेबस तो पता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पर आपका दिक्कत हो जाता है। और जैसे कि मेडिकल में क्या होता है कि अगर मेडिकल में आपका बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मेडिकल में क्या होता है कि बायोलॉजी आपका कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मेडिकल में आप डॉक्टर्स बनते हैं, एमबीबीएस का तैयारी करते हैं,
या फिर आप डेंटल का तैयारी करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको बायोलॉजी आपको ठीक से नहीं पता है, या जैसे कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको नहीं पता है, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको नहीं पता है, आपको प्लांट्स के बारे में नहीं पता है, ये जो एग्जाम्पल है वो आपका बायोलॉजी के अंडर में आपका आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको ये सबको आपको रुचि नहीं है बायोलॉजी में आपको समझने का, तो फिर आप एमबीबीएस की आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जेई के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और जेई में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स से आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आपको केमिस्ट्री आपको ठीक समझ में नहीं आता है, तो फिर आप इंजीनियर आप कैसे बनेंगे। तो इसीलिए जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो बेस, आपका जो कॉन्सेप्ट कितना आपका स्ट्रांग है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स ज्यादा आपको पसंद है, आपको मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद है, तो फिर आप जेई का ही आप एग्जाम दीजिए। अगर मान लीजिए आपको जो जैसे कि बायोलॉजी में जो होता है, बायोलॉजी में आपको ज़्यादा अच्छा पसंद है, आपको ह्यूमन बॉडी में पढ़ने का आपको ज़्यादा आपको रुचि रखते हैं, या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो फिर आप उसके थ्रू आप मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेईई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको सिविक्स पसंद है, या फिर आपको सोशल साइंस पसंद है, तो फिर देखिए आपका मिसमैच हो जाता है। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है उसी के हिसाब से फिर आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको सिविक्स आपको ज़्यादा पसंद है, आपको हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस आपको ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। और एक जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको फिजिक्स आपको ज़्यादा पसंद है, आपको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर आपको केमिस्ट्री आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो फिर आप जेईई के एग्जाम का तैयारी कीजिए। और थर्ड, जैसे आपका बायोलॉजी आपको ज़्यादा समझ में आता है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा आपको पसंद है, प्लांट्स के बारे में जानना आपको ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट ही आपका वीक है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप क्या होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा भाता है। जैसे कि आपको फिजिक्स पसंद है, या केमिस्ट्री पसंद है, या बायोलॉजी पसंद है, या फिर आपको सिविक्स पसंद है, तो उसके हिसाब से फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका पैटर्न बनता है। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले टाइम टेबल। जैसे कि मान लीजिए आप नीट के एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो मैक्सिमम क्या होता है कि आपका जैसे कि मई या जून में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, आपका नीट एग्जाम का, तो उसमें क्या होता है कि आपको 1 साल का आपको समय दिया जाता है। अब 1 साल में आपको करना है क्या है कि आपको 10th बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी आपको कवर करना है, आपको 11th बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी आपको कवर करना है, और 12th बोर्ड का जो सिलेबस आपको वो भी कवर करना है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर स्कूल्स लाइफ में अगर आपका साइंस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका है, और आपका 12th बोर्ड में भी आपका साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप अच्छा सा नीट एग्जाम आप दे सकते हैं। और नीट में क्या होता है कि कुछ आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी रहता है, तो उसको समझने के लिए फिर आपको हो सकता है कि आप कुछ रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं बाहर से, या फिर आप इंटरनेट फैसिलिटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई ट्यूटर या आपकी कहीं से आप मदद ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि स्कूल कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका फुल्ली क्या होता है कि इनकम्प्लीट रहता है, तो आपको कभी कभी नीट के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कुछ बाहर से भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, नीट एग्जाम में जो होता है वो स्पेशली आपका एमबीबीएस लोग के लिए होता है। अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने में क्या होता है कि आपका IQ लेवल भी आपको देखा जाता है, आपका पर्सनैलिटी भी देखा जाता है, ऊपर से आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स होता है वो आपका कितना अच्छा है। तो उसके हिसाब से फिर आप मेडिकल का एग्जाम दीजिए। अगर मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल होता है अगर उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे कि बायोलॉजी में आपका जो थ्योरी है, या कॉन्सेप्ट है, या डायग्राम है, या कोई भी इक्वेशन जो होता है अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आता, तो फिर हो सकता है कि आप मेडिकल लाइन में आप ठीक जा नहीं पाएंगे। आपको 10th के साथ साथ 12th के साथ साथ आपको बाहर किताब भी आपको पढ़ना होगा, कुछ रेफरेंस आपको बुक भी पढ़ना होगा, बाहर का जो माहौल का जो अपडेट हो उसको भी आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिर्फ स्कूल का बुक ही पढ़ेंगे या कॉलेज का बुक ही पढ़ेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि ये आपके लिए इनफ होगा। क्योंकि मेडिकल का जो तैयारी जो होता है वो आपका कॉन्सेप्ट वाइज होता है। वो जितना भी जो क्वेश्चन जो आता है वो आपसे ऐसा ट्रिकी सवाल रहेगा कि आपसे जानना आपका जो IQ लेवल वो आपका चेक करेगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपका बुक ही मतलब उतना काफ़ी नहीं होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको बाहर का किताब भी आपको पढ़ना होगा, आपको गाइड भी लेना होगा, और ऊपर से क्या आपको इंटरनेट जो फैसिलिटी आपको जो दिया जाएगा उसमें भी आपको अच्छे इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी किताब या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी बुक आप बाहर का किताब उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रट रहे हैं या आप याद कर रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप 6 या 8 घंटा पढ़ाई करते हैं तो उसमें से आप कितना कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं, कितना आप इम्प्लीमेंट किए अपने भीतर, और कितना आपका जो लेवल वो
आपका स्ट्रांग हुआ है। तो इसीलिए जब भी हम आपको बोलते हैं कि पढ़ने के लिए आप 6-7 घंटा पढ़िए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किताब खोल के बैठ जाइए या फिर आप पढ़िए या आप रटिए, ऐसा नहीं है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपका IQ लेवल ही आपके चेक करता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने आप बैठते हैं तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका स्ट्रांग आपका फोकस होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, और जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप रिवाइज करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर टाइम टेबल का बनाने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो इसीलिए कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो जितना भी आप टाइम टेबल आप मतलब अप्लाई कर रहे हैं या जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 6-7 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसे आपको रटना है या रिवाइज करना है या फिर आपको याद करना है। आपको मतलब समझना भी है, जितना आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना ही अच्छा है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।